महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव, जिसका समर्थन माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह जी ने यहाँ पर किया था। नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के 48 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। मैं सबसे पहले इन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि श्री राज्यपाल के इस अभिभाषण प्रस्ताव पर विधानसभा में चली इस महत्वपूर्ण चर्चा में लोगों ने रुचि से भाग लिया और सभी माननीय सदस्यों ने अपने दल की भावनाओं के अनुरूप अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लोकतंत्र के इस मंदिर को संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। वास्तव में लोकतंत्र की हमारी सबसे बड़ी ताकत ये संवाद है। आपस में सहमति असहमति हम सबके बीच में हो सकती है, लेकिन संवाद का ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। और 48 माननीय सदस्यों का इसमें भागीदार बनना, बल्कि मेरी तो इच्छा थी कि और भी माननीय सदस्य इसमें भागीदार बने, क्योंकि श्री राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल के लिए सरकार का एक दस्तावेज होता है, वैसे ही जैसे संसद के लिए महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। शासन की उपलब्धियां और भावी योजनाएं इस अवसर पर अभिभाषण के माध्यम से रखी जाती हैं और एक दिशा, एक दृष्टि न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के लिए सदन में हुई चर्चा परिचर्चा के माध्यम से प्राप्त होती है। मैं इसके लिए श्री राज्यपाल जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जिन सभी माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा में भाग लिया या इस चर्चा में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति रही है, कुछ माननीय सदस्य वर्चुअली भी जुड़े हुए हैं, उन सभी के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन महोदय, जो परिपाटी अच्छी चीजों की बनती है और मैं विनम्र आग्रह करूंगा अपने विपक्ष के मित्रों को, खासतौर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष तो काफी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के कारण अक्सर भटक जाते हैं। अन्यथा वे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। राज्यपाल जी अभिभाषण करने के लिए आए थे। राज्यपाल या राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख है। अगर अपने संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान ये चुना गया सदन नहीं करेगा, लोकतांत्रिक प्रणाली के सामने स्वयं एक गंभीर संकट खड़ा होगा।
इसलिए संवैधानिक प्रतीकों, संवैधानिक प्रमुखों का सम्मान चुने गए जनप्रतिनिधियों का दायित्व होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस मामले में हम लोग चूक करते हैं। परिपाटी अच्छी होनी चाहिए, परिपाटी अच्छी, जैसे इस विधान सभा ने पिछली चर्चाओं में 2019 में 2020 में हम लोग उस प्रकार की किसी चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए वैश्विक महामारी कोरोना के कारण। लेकिन 2019 में इस मामले में काफी अच्छे काम हुए थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर 36 घंटे की डिबेट, देश का पहला कोई लोकतांत्रिक मंच था और खासतौर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में इस पे चर्चा की और माननीय सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस सभी गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी आप देखेंगे जो चर्चा इस विधानमंडल में हो रही थी कोविड के दौरान, उस चर्चा ने हमें एक बल दिया उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। या फिर अन्य मुद्दों पर भी यहां पर संविधान दिवस के अवसर पर भी 26 नवंबर 2019 को इस सदन ने बैठ करके एक चर्चा की थी। हम फंडामेंटल राइट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, इस पे भी क्या सदन चर्चा करेगा। और पहली बार किसी सदन में अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर भी चर्चा हुई थी, और वह उत्तर प्रदेश विधानसभा है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में माननीय सदस्यों ने, सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को भी रखा था और साथ साथ अपने उन दायित्वों का बोध भी करते हुए समाज के सामने एक बहुत पॉजिटिव संदेश भी दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बिल पर भी एक स्पेशल सेशन बैठा था और तब भी सदन में चर्चा हुई थी। हमने टालने की रणनीति नहीं अपनाई। एक चर्चा जिसके लिए विधायिका का यह मंच बना हुआ है, उसका बेहतर उपयोग। और राज्यपाल भी जब आती हैं तो श्री राज्यपाल का सम्मान करना सत्ता पक्ष विपक्ष इस सबका सामूहिक दायित्व है। राज्यपाल पार्टी का नहीं, प्रदेश का है। और प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख के प्रति सम्मान का भाव होना, उसी प्रकार से जैसे संवैधानिक प्रतीकों के प्रति हम लोग सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, विधायिका के मंच पर राष्ट्रपति जी के लिए, राज्यपाल जी के लिए, न्यायपालिका के प्रति कोई भी विपरीत और प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। परिपाटी तो ये है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जिस प्रकार का आचरण देखने को मिल रहा, वास्तव में वह पीड़ादायक है, चिंताजनक है। और मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत है इस बात पर अवश्य चिंता होती है कभी कभी कि वास्तव में मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें अपने सदन को इस बारे में तैयार करना होगा। क्यों जनता के मन में एक जनप्रतिनिधि की छवि, इतनी सेवा करता है, दिन रात कार्य करता है, हर एक के सुख दुख में सहभागी बनता है, लेकिन उस सब के बावजूद जो विश्वास का प्रतीक उसे बनना चाहिए नहीं बन पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग ही एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बनाने के लिए हर प्रकार की रणनीति अपनाते हैं और उस प्रकार के वक्तव्यों को देते हैं। और उसका परिणाम है कि जहां कहीं भी कोई जनप्रतिनिधि जाता है, मुझे याद है आज से लगभग 18 साल पहले की घटना है। उस समय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एक बैठक हम लोगों की चल रही थी। उस समय एक माननीय सांसद आए दौड़े दौड़े और उन्होंने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, साहब हम लोगों को लेट हो गया, ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तब तक एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, साहब मैं फलानी पार्टी का नेता हूं। कहा, नेता शब्द सुनते ही पब्लिक उसमें टूट पड़ी, पब्लिक उसको मारने लग गई, बड़ा विवाद हुआ है, किसी प्रकार से बचा करके हम लोग लेकर के आए हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये क्षरण क्यों हुआ है?
कोई बात तो होगी। और महोदय, मैं उस आचरण के लिए कृपया कोई इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, लेकिन मुझे अज्ञेय की कुछ पंक्तियां याद आई हैं। आप साहित्यकार हैं, साहित्यिक विधा में पारंगत हैं, और इसलिए अध्यक्ष जी मुझे वे पंक्तियां जब अज्ञेय की याद आई। अज्ञेय एक यथार्थवादी चिंतक थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था, या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना इस संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक हमें संदेह की नजरों से इसलिए देखती है क्योंकि हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ जाता है। फोटो तो सबका आता है, आ जाता है उसमें। भाई हम बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश, आखिर यहां पे हम लोग एक तरफ मांग करते हैं कि सारी जितनी भी व्यवस्था हो इसका लाइव हो, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं? ये राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या? ये राज्य आपका नहीं है क्या? ये राज्य के प्रति क्या केवल इसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या? जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज क्या देते हैं, संदेश क्या देते हैं? और वही स्थिति थी, वो बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। राज्यपाल महोदया एक संवैधानिक प्रमुख और दूसरा महिला। अगर आप इसको परिपाटी मान लेते कि भाई संवैधानिक प्रमुख का हमें सम्मान करना है तो ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर वह नहीं होता तो कम से कम महिला के नाते तो सम्मान कर लेते। तब भी नहीं किया। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, और मैं सही बता रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। मैं एक कार्यक्रम में गया था। आप जानते हो कि मैं फील्ड में कहीं जाता हूं तो कुछ चीजें कार्यक्रम का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल तो नहीं खुले, तो मैं अक्सर जाता हूं तो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में जाऊं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। और इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत लगभग 93,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प से उसकी आमूलचूल परिवर्तन बुनियादी सुविधाओं से अच्छा दिया है। मेरा अकेले योगदान नहीं, इस पूरे सदन के हर सदस्य का उसमें योगदान है। हर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का उसमें योगदान है। कुछ लोगों ने विद्यालय अडॉप्ट किए, कुछ लोगों ने अन्य तरीके से वहां पर उसमें योगदान किया, और उसके बाद ये सब परिवर्तन हुआ, बच्चों की संख्या बढ़ी। मैं जाता हूं, अक्सर जाता हूं, उसी में आंगनबाड़ी में भी जाते हैं, उसी में कुछ लोग अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम रख लेते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक
जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। लेकिन कम से कम आप तो वास्तव में उस यथार्थवादी परंपरा के बहुत सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं जिसने समाजवादी आंदोलन को ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उस अभियान को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। बलिया की धरती उसके लिए जानी जाती है और आपको कम से कम इसको परहेज करना चाहिए इस प्रकार की चीजों से। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं उनकी सोच है और इस उम्र में सब शोभा नहीं देता है। लेकिन अध्यक्ष जी, यहां पर हम लोगों ने राज्यपाल जी के अभिभाषण को यहां पर फिर भी कोविड के प्रबंधन के दौरान उसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 48 सदस्यों ने इसमें भागीदार बनकर के इस चर्चा को आगे बढ़ाया है और माननीय राज्यपाल जी के प्रति धन्यवाद कि इस प्रस्ताव का समर्थन किया है या अपने तरीके से इस चर्चा में भागीदारी की है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। कई मुद्दे आए हैं, नेता प्रतिपक्ष तक बोलते हैं तो फिर उनकी अपनी एक वो होती है। बलिया यहां से सीधे नहीं जाना चाहते हो, वो बलिया का रास्ता भी अपनाते हैं कि यहां से आगरा, आगरा से फिर जयपुर, जयपुर से घूम करके आएंगे दिल्ली, दिल्ली से फिर वो वाराणसी, वाराणसी से फिर हैं फिर बिहार, पटना, पटना होकर के फिर आते हैं। उनका सीधा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता तो यहां से वे गोरखपुर होते हुए जा सकते थे, यहां से मऊ होते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। पता नहीं बीच में अयोध्या जाने में डर लगता होगा। लेकिन सीधे नहीं जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब सीधे चलेंगे नहीं तो सीधे बोलने में भी थोड़ा संकोच करते हैं और उस प्रकार की चीज मैं देख करके बहुत चीजों को मैं कल यहां पे जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे बहुत सारी चीजें उन्होंने सही बोली। जैसे अस्वस्थ हुए, भाई हमारा दायित्व तो बनता था, भाई एक तो बुजुर्ग हैं, दूसरा नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारी विरासत का पार्ट है, तो इसलिए उनको हमें सम्मान देना था। तो हम लोगों को चिंता हुई, मैंने स्वयं भी फोन किया था, मैंने खन्ना जी से भी कहा, खन्ना जी ने कहा कि नहीं मैंने बातचीत कर ली है। मैंने कहा भी देखो हालचाल लेते रहिए और जो भी माननीय सदस्य या कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, बीमारी है, कोई जबरदस्ती बीमारी को पकड़ के लेके आया नहीं, लेकिन हम हालचाल जरूर लेते रहें, पूछें, कहीं कोई ऐसी बात न होने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है कि वीवीआईपी होना भी अपने आप में एक हो जाता है, लोग ट्रीटमेंट करने में संकोच करते हैं, डरते हैं। तो हमने कहा बराबर एक संवाद होना चाहिए, एक तय करो कि भाई क्या उन्होंने उसके लिए ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल अपनाया है, सब चीज़ों को देख करके। उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे व्यक्त भी किया कि हाँ उनका उपचार हुआ, उसके बाद क्योंकि हमारे लिए चिंता का विषय था, सामान्यतः कोविड का पेशेंट 12 दिन 14 दिन के अंदर वापस आ जा रहा था और उनको उम्र के नाते 42 दिन लगे। और इसीलिए जब बोलते हैं तो मैंने उनसे पहले दिन ही कहा था दलीय नेताओं की बैठक में, मैंने कहा अगर आप कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा,
लेकिन वो उसको गलत अर्थों में ना ले लें, लेकिन मैंने फिर भी उनके ऊपर सौंपा था कि नहीं, जो आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप करना चाहेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं तो उससे ऊर्जा तो निकलती ही है, व्यक्ति की ऊर्जा एग्जॉस्ट होती है। और फिर नेता प्रतिपक्ष जब बोलते हैं तो अपनी बलियाटिक भाषा में जब बोलते हैं तो अपनी एक निराली भाषा होती है, तो वह एक अजीब सा वो था। लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं महोदय, उसी पर हम लोग आने का प्रयास करेंगे। और खासतौर पर कोरोना के बारे में इस सदन का हर माननीय सदस्य इसके बारे में चिंतित रहा है, कोविड प्रबंधन में सहभागी रहा है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उसने इसमें सहयोग किया। और मैं सबसे पहले इस पूरे सदन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि जब हमारे पास पैसे की कमी पड़ी तो हर एक सदस्य ने स्वेच्छा से सहभागी बनकर के उसमें योगदान दिया, अपने पास से, अपनी निधि से। और जब सरकार ने कहा कि हर एक माननीय सदस्य अपने वेतन से भी कटौती करेगा, मंत्रीगण अपने वेतन से कटौती करेंगे और अपनी निधि से भी कटौती करेंगे या निधि को सरेंडर करेंगे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सब ने कहा कि प्रदेश को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये भाव है हमारा, हम अपने लिए नहीं जिएंगे, इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें कार्य करना है। और कोविड प्रबंधन का कार्य वहां से प्रारंभ हुआ हमारा। आपने देखा होगा किसी चीज की कमी नहीं होने दी लोगों ने, किसी चीज की। आप देखेंगे पहला जब पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में, टेस्टिंग की क्षमता हमारे पास उस समय केवल 0 थी। हमने 70 जन दिल्ली मरीज को भेजा था। हमने फिर यहां पे टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी प्रारंभ की। पहली लैब हमारी केजीएमयू में प्रारंभ हुई 60 टेस्ट से, और 60 से हम बढ़ा करके उसको कहां तक लेके गए, 2 लाख प्रतिदिन करके लेके गए। 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हम लोग कर चुके हैं। कोविड-19 के 3 करोड़ से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न हो चुके हैं, और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आज भी सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं, 1.25 लाख से 1.5 लाख टेस्ट आज भी हमारी निरंतर चल रहे हैं। फोकस टेस्टिंग लगातार चल रहे हैं। एक प्रक्रिया कैसे कार्य होना है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता। मुझे याद है जब कोविड प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया, कहा योगी जी कोविड आ चुका है, तो बहुत कठिन हो गया है, हम चिंतित हैं यूपी से, यूपी कैसे बचेगा, इतनी घनी आबादी का प्रदेश। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, हम लोग मिलकर के यहां पे अच्छा कार्य करेंगे। हम लोगों ने उस दौरान ही पहले ही अपनी मंत्री परिषद की एक कमेटी बना दी, मंत्रियों का एक समूह बना दिया, अलग अलग समूह को अलग अलग काम सौंपे गए, वे वहां से अपने सुझाव देते थे। फिर टीम 11 का गठन हम लोगों ने किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की और पुलिस अधिकारियों की एक टीम। प्रतिदिन नियमित रूप से हम इसकी बैठक करते थे, और नियमित रूप से बैठक करते हुए ये बैठक का सिलसिला आज भी हमारा निरंतर चल रहा है। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में अब हम लोग इस समय केवल एक्टिव केस केवल 2000 तक बचे हैं। हॉस्पिटल में संख्या ये 500 से भी कम है, मेडिकल कॉलेजेस में उससे भी कम संख्या है। रिकवरी रेट देश के अंदर सबसे अच्छी है। मौत के आंकड़े, मौत एक भी बुरी होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़े आप देखेंगे तो मैंने पिछली बार दिल्ली का उदाहरण आपके सामने दिया था। अमेरिका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया के अंदर सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास है, यूरोप के पास है। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं ठहरता। लेकिन उस सब के बावजूद हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में कोविड-19 की इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। हमने भारत सरकार से जो मांग की, भारत सरकार हमें देती रही, एक एक उसमें सहयोग करती रही, और अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री अपने स्तर पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे।
प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से कार्य करते थे। सबकी समीक्षा, ये सच था कि मैं स्वयं करता था, लेकिन हर एक पूरी जवाबदेही के साथ काम करता था। कोविड-19 के दौरान भी हमारी बैठकों का सिलसिला नहीं समाप्त हुआ, विजिट का वो सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। हम निरंतर कार्य करते रहे, निरंतर चलते रहे, और उसका परिणाम था कि WHO, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना करनी पड़ी है। ये कोरोना प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की सराहना उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनके दिए गए योगदान का सम्मान है। उन सभी दानदाताओं का जिन्होंने कोविड प्रबंधन में अपना योगदान किया, सदन के मान्य सदस्यों ने किया, तमाम व्यापारिक संगठनों ने, औद्योगिक संगठनों ने भी किया, सामान्य नागरिकों ने भी किया। कोविड के दौरान एक लखनऊ की एक ऐसी वृद्ध महिला मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि मैं कोविड को दान देने के लिए आना चाहती हूं। उम्र ज्यादा थी, हाई रिस्क कैटेगरी में होने के नाते मैंने उनको 2-3 बार मना किया। मैंने कहा नहीं, आप मत आइए, और जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब आप दान दे देना। कहा नहीं, मुझे तो देना है। मैंने एक दिन एक स्पेशल व्यवस्था उनके लिए की, वो आई मिलने के लिए। अब आश्चर्य करेंगे, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मकान है और मेरे जीवन भर की एक पूंजी है, पूरी जीवन भर की पूंजी को और मकान को, उसने कहा साहब मैं ये कोरोना के लिए उपचार के लिए दान देना चाहती हूं। तो मैंने कहा माता जी, आप पैसा तो दे दीजिए, लेकिन मकान अपने पास रखिए, मकान लेके सरकार क्या करेगी। उसने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, आप उस मकान पे आप ही रहिए, मकान आप ही के नाम पे रहेगा। पूरी पूंजी उन्होंने अपने इस प्रबंधन के लिए दी। ऐसे अनगिनत लोग थे जिन्होंने हमें दिया, जिसका परिणाम था हमने 0 से लेके 2 लाख तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, एम्बुलेंसेस नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। 36 जिले ऐसे थे जहां पे कोई वेंटिलेटर नहीं था। हमारे पास कोविड के उपचार के लिए आइसोलेशन बेड्स की कमी थी, हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 1.5 लाख तक लेके गए। 1.5 लाख बेड कोविड हॉस्पिटल में, हर जिले में वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए गए, HFNC उपलब्ध कराई गई। यहां पे हम चर्चा कर रहे थे कि PPE किट का घोटाला हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर और यानी उसको लेकर के भी उंगली उठाने का प्रयास हुआ। महोदय, मुझे लगता है कि ठीक है, आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन एक पाप होगा जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं और तब कोई व्यक्ति बोले पीपीई किट की अधिकतर सप्लाई ये भारत सरकार की संस्था ने किया, HLL ने, और यहां पे हम उनकी गुणवत्ता की जांच करवाते थे। इसमें इसकी गुणवत्ता की जांच होती थी, गुणवत्ता की जांच करने के बाद तब हम उसको हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाते थे। और इसमें भी हम लोगों ने तमाम संस्थाओं को जोड़ा था कि ऐसा ना हो कि हमारा जो डॉक्टर है या जो हमारा हेल्थ वर्कर है, अगर हम घटिया पीपीई किट देंगे तो वह एक कोरोना कैरियर का काम कर लेगा। और इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सख्ती के साथ रोका कि नहीं, हम हर एक स्तर पर इसकी जांच करेंगे, और जांच करवाने के बाद ही फिर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसमें अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों ने इसकी जांच कराई। खासतौर पर यहां पर जो हमारी जांच करने वाली संस्थाएं थी, इसमें हमने SCPGI को भी, IIT कानपुर को भी इसके साथ जोड़ा था, KGMU के विशेषज्ञों को भी इसके साथ जोड़ा था, और इसके साथ ही हम लोगों ने जो भी यहां पर प्रदेश के अंदर इसके बारे में अन्य जो कार्य होने थे, उन सभी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक पीपीई किट की जांच,
पल्स ऑक्सीमीटर या फिर अन्य जिस भी प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग होना था, इन सभी चीजों की हर एक स्तर पर जांच होती थी। लेकिन हमें एक चीज और देखना पड़ेगा, यहां पे दिल्ली में शासन करने वाली राजनीतिक दल के भी एक व्यक्ति ने आकर के यहां पर यह आरोप लगाया था कि पल्स ऑक्सीमीटर में किसी एक जनपद में घोटाला हुआ है। हम लोगों ने जांच कराई थी। महोदय, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर इससे संबंधित जो थर्मामीटर थे या पीपीई किट थी, पीपीई किट की पहले जब कोरोना आया था उस समय कीमत क्या थी? 5,000 से लेकर 15,000 तक। और यही पीपीई किट जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्पादन करना प्रारंभ किया, कई लगभग 200 से अधिक यूनिट हम लोगों ने इसके लिए तैयार की, तो यही पीपीई किट हमें 250 रुपये से लेकर 500 रुपये में भी पड़ने लग गई। ये मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई का भी नियम भी है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम ज्यादा होगा, लेकिन जब सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम होगा तो दाम अपने आप कम होगा। और यही चीज इन सभी चीजों के साथ भी जुड़ी रही। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए, उन्होंने यहां के रेट को कोट किया था कि 1800 से लेकर के 4900 रुपये में, यानी 4900 में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदे गए। हम लोगों ने दिल्ली के रेट मंगाए थे। दिल्ली के रेट क्या थे? 10,000 से लेकर के 50,000। ये दिल्ली सरकार ने खरीदे हैं। और उनको जब बताया गया कि एक मीडिया के एक जो है प्रतिनिधि ने उनको पूछा कि भाई आप तो यूपी के बारे में कहते हैं घोटाला, लेकिन ये दिल्ली में क्या हुआ है, ये दिल्ली में क्या कर रहे हो तुम? आपने देखा होगा उसके बाद से कभी उनकी जुबान दूसरी बार खुली नहीं है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसे जीवन भर किया है तो वैसे तो व्यक्ति बोलेगा। और वही उनके द्वारा यहां पर व्यक्त किया गया। पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी टीम ने काम किया है, एक टीम वर्क हुआ है। और कोरोना प्रबंधन के अंदर वह सभी कार्य हर एक स्तर पर देखने को मिला है। ये जितना कार्य कर पाए हैं, ये केवल सरकारी पैसा इसमें नहीं लगा। हमारी लैब्स वगैरह बनाने में सरकार के पास से पैसा बहुत कम लगा। ये पैसा हमें सीएसआर से जो पैसा मिला, जनप्रतिनिधियों ने जो पैसा दिया, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं ने जो पैसा दिया, उससे मिले हुए पैसे से हमने लैब्स बनाई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, भारत सरकार ने हमें सहयोग किया। उसका परिणाम था कोरोना प्रबंधन को। और उस दौरान जो चीजें आई, मंत्री परिषद की कमेटी, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने जो रिकमेंड किए थे श्रमिकों के लिए, पहले अनुमान नहीं था लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। हम मानते थे 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह। पलायन होगी इतनी बड़ी संख्या में, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। प्रदेश के हमारे बच्चे अन्य जगहों पर हैं, उनके सामने संकट आएगा, ये कोई भय नहीं था। लेकिन उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिस राज्य ने श्रमिकों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, कुली पल्लेदार के लिए, रिक्शा चालक के लिए, रिक्शा चलाने वाले जितने भी किया। देखिए नेता प्रतिपक्ष जी, महत्वपूर्ण ये नहीं होता है कि आप कितना उसको भरण पोषण भत्ता दे रहे हैं, महत्वपूर्ण राशि की नहीं होती है। टोपते को तिनका का सहारा है। आप बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे हैं और आपने कहावत सुनी होगी, उसके लिए राशि नया जीवन देने वाली राशि थी। और यह पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने देना प्रारंभ किया।
उत्तर प्रदेश ने पहला राहत पैकेज घोषित किया। संगठित क्षेत्र के मजदूर थे, जो रजिस्टर्ड श्रमिक थे, उन्हें 2-2 बार ये पैसा दिया गया, और असंगठित क्षेत्र के जो लेबर थे, जो उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्हें एक बार दिया गया। लेकिन साथ साथ राशन किट भी उपलब्ध कराया गया। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई कि राशन कार्ड आज बनेगा तो 2 महीने तक इसको पहले जांच होगी कि 2 महीने तक वो व्यक्ति वहां रह रहा है कि नहीं रह रहा है, और जब रहेगा तब उसके बाद राशन मिलेगा। नहीं, आज आया है, अगर आज उसको राशन किट मिल गया है तो राशन किट के साथ ही उसे राशन कार्ड भी मिलेगा, राशन कार्ड के साथ ही उसे राशन मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। महीने में 2-2 बार राशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत भी और उत्तर प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से भी मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था प्रदेश ने की, और एक स्तर पर की। मेरे पास पूरे डाटा है, एक एक को बताऊंगा कितने लोगों को कहां पर क्या दिया गया। ये कोई हम लोगों ने अपने पास से नहीं दिया, जनता का पैसा है, जनता के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके संकट के समय में उन्हें उपलब्ध कराने के लिए इस राशि का उपयोग किया गया। हर एक स्तर पर कोटा में फंसे हुए छात्र प्रदेश के ही थे, 12,000 छात्र थे। बहुत सारी जगह विरोध हो रहा था, नहीं लाना है, नहीं लाना है। हमने राजस्थान सरकार से भी अनुरोध किया था कि हमें अपना वाहन उपलब्ध करवा दीजिए। उत्तर प्रदेश आप लोग उन बच्चों को आगरा तक और झांसी तक पहुंचवा दीजिए, वहां से हम अपने वाहन से ले लेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास साधन नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, फिर हमें परमिशन दे दीजिए। और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बसेस से मैं अभिनंदन करूंगा उन चालकों, परिचालकों, होमगार्ड के जवानों का। जब हर व्यक्ति कोरोना से डर रहा था, भाग रहा था, उन स्थितियों में वे साहस के साथ उन लोगों को लेकर के आने के लिए कोटा जाती है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें। कोटा से उन्हें सुरक्षित लेकर के उनके घरों तक पहुंचाती है। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड के बच्चों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को और उत्तर प्रदेश में रह रहे हरियाणा के बच्चों को भी हम लोगों ने उनके माध्यम से पहुंचाने का कार्य था, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से पहुंचाने का काम किया था। प्रयागराज में 14,000 बच्चे थे, उनको भी हम लोगों ने सुरक्षित पहुंचाने का काम किया, घर तक पहुंचाने का काम किया, हर एक व्यक्ति को पहुंचाने को। जहां पे जिसने राहत की मांग की, पूरी मशीनरी लगी हुई, हर एक स्तर पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कोई कल्पना करता है? कभी जाकर के देखो, राहत आयुक्त कार्यालय में स्क्रीन लगी है, एक एक जिले की स्क्रीन, जैसे स्क्रीन सामने लगी ऐसी बड़ी सी, इससे भी डबल स्क्रीन है। हर एक जिले के अंदर कहां पे किचन में क्या हो रहा है, लखनऊ में बैठे बैठे हम लोग देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते थे, कम्युनिटी किचन के माध्यम से करोड़ों फूड पैकेट पूरे कोरोना कालखंड के अंदर वितरित करने का कार्य किया गया। वितरण निरंतर होता रहा, डोर स्टेप डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान ये करवाने का कार्य हुआ। यानी हर एक स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। हर एक स्तर पर स्वच्छता कर्मी अपना काम करते थे, सफाई कर्मी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य कर्मी अपना कार्य करते थे। परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से सुरक्षित उन्हें पहुंचाने का काम होता था, पुलिस कर्मी अपना काम करते थे। पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। कौन करेगा? डोर स्टेप डिलीवरी पीआरबी 112 ने किया। घर घर तक खाद्यान्न पहुंचाना, दवा पहुंचाना, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का काम पुलिस कर्मियों ने किया, पुलिस की पीआरबी 112 ने किया। और हर एक स्तर पर यह भाव था कि प्रदेश को बचाना है, हर हाल में बचाना है। और ये जो भाव था उसका परिणाम था कि कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी रहा और बेहतर परिणाम देने में सफल रहा। 40 लाख माइग्रेंट लेबर के बारे में कोई सोच सकता है?
40 लाख तो उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश से गए थे लगभग 1 करोड़, जो 40 लाख यूपी के थे, 60 लाख अन्य राज्यों के थे। बिहार का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश से उतर के गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए जितने लोग थे सभी उत्तर प्रदेश से होते हुए गए। और कहीं और जगह उसको भोजन मिलाओ ना मिलाओ, मैं नहीं कह सकता, ये तो वे लोग स्वयं व्यक्त करते हैं। उन राज्यों में जब कभी उनसे पूछो तो वो स्वयं इस बात को कहता है कि साहब हमें भोजन कहीं मिला तो उत्तर प्रदेश में मिला है। और उत्तर प्रदेश में केवल हमने सरकारी उससे दिया हुआ ऐसा नहीं है। आप में से ज्यादातर जनप्रतिनिधि ने अलग अलग जगह लंगर लगाए थे। कहीं पे शासन की कम्युनिटी किचन था, कहीं पे स्वयंसेवी संगठनों ने लगाया था, कहीं पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने तरीके, कहीं पे शासन की कम्युनिटी किचन था, कहीं पे स्वयंसेवी संगठनों ने लगाया था, कहीं पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने तरीके से कार्यक्रम बनाए थे। और जो भी आता था, भोजन, पेयजल, फिर उसके लिए पैर में चप्पल नहीं तो चप्पल, और जो भी उसको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी थी उसको उपलब्ध उत्तर प्रदेश में होता था। अन्य जगह यानी लॉकडाउन प्रारंभ होते दिल्ली के अंदर क्या हो गया था हर व्यक्ति जानता है। यूपी बिहार के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे, जबरदस्ती उन्हें बाहर करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं आने दें। मैंने कहा ये तो हमारी ऊर्जा है भाई, ये हमारे लोग हैं और हम इन्हें सुरक्षा देंगे, हमें जो भी करना होगा। और महोदय ये 40 लाख माइग्रेंट लीवर, और मुझे प्रसन्नता है इस बार बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है। बजट में हम चर्चा करेंगे। और संगठित क्षेत्र के लोगों उनको भी भरण पोषण भत्ता भी दिया गया, 15 दिन का राशन किट भी दिया गया। और 15 दिन के राशन किट के साथ ही हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड यानी नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन कार्ड को उत्तर प्रदेश का मजदूर अगर कहीं भी देश के अंदर है, अगर उसके पास राशन कार्ड है उत्तर प्रदेश का, तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उसके तहत भी ये सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अपने सभी लोगों को देना प्रारंभ किया है। और बजट में तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली चुकी है। मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मजदूर, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, दुर्भाग्य से हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस प्रकार की आपदा कभी आए, लेकिन फिर भी आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हम लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर जिसको हम रजिस्टर्ड करेंगे वो देश या दुनिया में कहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा भी हम उसको देंगे और स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यानी ये चीजें पहले भी हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी। और कोविड प्रबंधन एक नया अनुभव था हमारे साथ। कोविड प्रबंधन बेहतरीन तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। महोदय, इस कोविड प्रबंधन का जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ये इसके बारे में भी जो चीजें की गई, मैं इस बारे में कह सकता हूं कि वो ठीक है, समाचार पत्रों में छपने के लिए, मीडिया में छपने के लिए, मीडिया की सुर्खियों को बनाए रखने के लिए आप किसी पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा और अनर्थ होगा अगर हम लोग इस मामले में कोई गलत टिप्पणी करके इस बारे में चर्चा करें कि पल्स ऑक्सीमीटर या किसी पीपीई किट को लेकर के या किसी अन्य लॉजिस्टिक को लेकर के
किसी भी प्रकार की कोई अन्य बातें आती हैं, मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्योंकि चाहे वह पीपीई किट हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर में तो गन्ना विभाग ने सैनिटाइजर आप यानी शुरुआत में जो 100 ml का सैनिटाइजर था 500 रुपये तक पहुंच गया था, 600 रुपया तक पहुंच रहा था। और बाद में गन्ना विभाग ने सभी डिस्टिलरीज में, सभी चीनी मिलों को इस बारे में कहा कि नहीं, वहां पे सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में बनाया जाए। और सैनिटाइजर इतना बड़े पैमाने पर है, उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, 27 राज्यों को। पीपीई किट की जो बात, जहां तक बात है महोदय, इसमें हम लोगों ने जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत जो प्रयोगशालाएं हैं, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, मुरादनगर, लिट्रा गाजियाबाद एवं सेट्रा कोयम्बटूर से इसकी निरंतर जांच कराई गई। और जांच कराने के बाद ही उस पीपीई किट को या ग्लव्स को, मास्क को, उसी को हम लोगों ने फिर उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध करवाया। और इसमें ज्यादातर जो पीपीई किट थी, ये पहले चरण में तो ये HLL के द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई, भारत सरकार के द्वारा ही मुफ्त कराई जाती रही। बाद में मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी ये टेंडरिंग के माध्यम से ये सारी चीजें खरीदी गई। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना भ्रष्टाचार की थी, ना किसी प्रकार की गुंजाइश थी। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक ग्राम पंचायत को, जब बड़े पैमाने पे लोग आने लग गए, प्रवासी कामगार और श्रमिक आने लग गए, तो प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने जांच की व्यवस्था के लिए हर ग्राम पंचायत से कहा गया कि आप पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या अन्य जो भी आवश्यक चीजें हैं, इनको आप अपने स्तर पर वहां पर गांव में खरीदिए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में मिल नहीं सकता है, मिल नहीं पाएगा, हमें तत्काल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहां पे स्थानीय स्तर पर एक तो उनको उपकरण खरीदने थे, वो ग्राम पंचायत निधि से उन्होंने खरीदी थी। जहां पे सामूहिक रूप से ला सकते थे, उन्होंने सामूहिक रूप से भी उसको मंगाया, जिला प्रशासन ने मंगाया होगा। लेकिन रेट जो भी थे वो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर आपको 1100 का भी मिल सकता है और 50,000 का भी उसकी कीमत है। वो तो आप जिस चीज को जिस प्रकार की चाहेंगे, मोबाइल फोन के आपका स्मार्टफोन 2000 रुपये का भी है और 2 लाख रुपए का भी है। आप जिसको पसंद करेंगे, जो आपकी क्षमता है उसके अनुरूप आप उसको क्रय कर सकते हैं, उसके अनुरूप आप उसको ले सकते हैं। और ये चीज यहाँ पर हम लोगों को वहाँ पे भी देखने को मिला और इस पे ये कार्य यहाँ पर हुआ। बहुत सारी संस्थाओं ने, बैंकों ने, अन्य संस्थाओं ने हमें एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। इसका भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतर उपयोग इसके माध्यम से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बेहतरीन तरीके से हुआ। प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर एक जनपद में बनाए गए। सीएम हेल्पलाइन का बेहतरीन उपयोग किया गया। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता था या होम आइसोलेशन में था, सीएम हेल्पलाइन से उसके पास फोन जरूर गई होगी, क्योंकि उसकी मैं स्वयं भी समीक्षा करता था कि सीएम हेल्पलाइन के कितने लोगों को फोन किया गया, मेडिकल कॉलेजेस में कितने लोग थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री खन्ना जी स्वयं इसकी चर्चा उसकी समीक्षा करते थे। स्वास्थ्य केंद्रों में कितने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री इसकी स्वयं समीक्षा करते थे। ये सारी चीजें, और फिर अगले दिन मैं स्वयं हर दिन इसकी स्वयं भी समीक्षा करता था। इसलिए बहुत है, एक महामारी के खिलाफ प्रदेश के द्वारा चलाए गए इस बृहद अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोविड प्रबंधन में मार्गदर्शन करने के लिए और 2 स्वदेशी वैक्सीन को भारत को उपलब्ध करवाने के लिए। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हैं, एक वैक्सीन बामुश्किल बना पाए। भारत 2 स्वदेशी वैक्सीन दिया है, और 2 स्वदेशी वैक्सीन ही नहीं दिया, 2 नए और आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग मेरा अनुमान है 15 लाख के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं। फेज वाइज सबको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है अनुशासित ढंग से। कहीं कोई
दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के सामने नहीं। और ये वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है और भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है। ये है नया भारत। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है या फिर आप बैठे ये डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। आप बैठे कृपया बैठे। ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, आप बैठे। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, क्या कहा जाता है। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्र भूमि मानते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही केरल गया था। मैंने उस धरती को नमन किया। आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर-ए-तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है, और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है, कैसी राजनीति है, कैसे विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है। तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई। तो उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा? लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए। देश हमारा है, लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना,
भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? और यही तो हम इसी पे तो आपत्ति करना चाहते हैं। और महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं, यही मानसिकता है जिस मानसिकता ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। और उसकी ताकत है, उसके बारे में आपके ये भाव, विभाजनकारी मानसिकता, आप कहां जाके इस बात को कह रहे हैं? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता महोदय हम सबको चिंता में डालती है। और ये मजाक कोविड के दौरान भी हुआ था। कोविड के दौरान हमसे कहा गया हम 1000 बसेस देंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अरे कोई तो बोल रहा है भाई, आखिर एक माता जी आई थी लखनऊ की। जहां तक मेरी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं थी, वो रिटायर होकर के अकेले लखनऊ में रहती है। और उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई मुझे दान दिया कोविड-19 के लिए। मैं अभिनंदन करता हूं उनका, वंदन करता हूं उनका। ऐसे ऑफर मेरे पास पत्र आया कांग्रेस महासचिव का कि जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों को नहाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है। लेकिन एक वाहन, मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन, अब कोई कहेगा कि अब राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे, उनको मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा? तो मैंने इसलिए जांच करवाने के लिए दिया। मैंने कहा ये देखो वाहन कहां के हैं, वहां नजदीक के सेंटर में उनकी जांच करा दी जाए, लगा दी जाए। जब जांच किया तो बस, जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा और स्कूटर। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ तो क्या है? ये मजाक करने की आदत किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा है? और क्या राजनीति में महामारी के समय जब कोविड प्रबंधन हो रहा हो तब भी हम गंभीरता नहीं हो सकते? हर एक चीज में राजनीति करना क्या आवश्यक है? हर एक चीज के लिए राजनीति नहीं होती है। तो किसी के घर में कोई दुखद घटना घटित हो और हम जाके वहां पे जाकर के कोई डीजे बजाने लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मारपीट तो होगी वहां पे। भाई अगर वो व्यक्ति स्वाभिमानी परिवार होगा तो पटक के मारेगा। भाई दुखद घटना है और तुम जो है मेरे घर के सामने जो है फिल्मी गाना बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ये कैसा मजाक है? और यही स्थिति करने का प्रयास हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, यानी कोरोना के दौरान भी, इससे पहले भी, और अब केरल के अंदर जाकर के भी यही हो रहा है। वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं।
बैठिए 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 महोदय, बैठिए। आपका जानना कोई भी चाहता हूं, कथन कार्रवाई का भाग नहीं। अगर सचमुच कांग्रेस सरकार हमें बस देना चाहती थी राजस्थान की, तो कोटा में फंसे हुए 12,000 बच्चों के लिए उन्होंने बस क्यों नहीं उपलब्ध कराई? क्यों नहीं उपलब्ध कराई? उस समय असमर्थता क्यों व्यक्त कर दी गई? बैठे आप और ये तो प्रमाणित तथ्य हैं कि जो बस के नंबर दिए गए थे वो स्कूटर के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे। और महोदय, इस प्रकार का भद्दा मजाक आपकी कोई कभी भी नहीं होना चाहिए और ये महामारी के खिलाफ में रोड़े अटकाने जैसा था। और इसलिए मैं सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी उसको देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। महोदय, ये तरीका गलत है। कोई एक व्यक्ति सदन को बंधक नहीं रख सकता इस तरह। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोलने दीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। तरीका ठीक नहीं। जब आप जो चाहा जिसने बोला। अध्यक्ष जी, कोविड के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गई और सबने मिलकर लड़ी। सामूहिकता का परिणाम भी अच्छा आता है, टीम वर्क का परिणाम अच्छा आता है। और मुझे लगता है बहुत सुखद अनुभूति सभी लोगों को हुई थी। दुनिया से, देश से लाखों और करोड़ों लोगों ने जब हम लोगों को बधाई संदेश दिए थे, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास का कार्यक्रम जब 5 अगस्त को संपन्न हुआ था, हम लोगों ने कोरोना के दौरान ये सब कार्य किए थे। कोरोना का प्रबंधन भी था, लेकिन साथ साथ हम भगवान राम की उस उक्ति को भी चरितार्थ कर रहे थे जिन्होंने संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कहा, और जिसको हम बार बार कहते थे। उस समय लोग विश्वास नहीं करते थे कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, या प्रसंग जाने को हो। अवधपुरी के उस महत्व के बारे में देश ने और दुनिया ने उसके महत्व को समझ लिया। हम आभारी हैं उच्चतम न्यायालय के। और अगर राज्यपाल जी के भाषण में इसका जिक्र हुआ है, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये तो राष्ट्रीय गौरव का विषय है हमारे लिए। अयोध्या के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की पहली नगरी है, सूर्यवंश की राजधानी है। महाराजा मनु दुनिया के पहले शासक थे, वह अयोध्या के ही शासक थे। और एक समृद्ध परंपरा दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएंगे, दुनिया ने राम को अपनाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, अभी भी कुछ लोग राम नाम से इतना विद्वेष करते हैं। पता नहीं उस कालखंड में, रामायण के उस कालखंड में, अगर गन्ना किसानों की ही मैं बात करूं तो गन्ना किसानों के बारे में यहां पे बार बार चर्चा उठती है और इसके बारे में तमाम प्रकार के बयान दिए जाते हैं। मैं दोनों के बारे में बता देना चाहता हूं। 14-15 में गन्ने का कुल उत्पादन हुआ था 1389.02 लाख मीट्रिक टन।
17-18 में 1820.75 लाख मीट्रिक टन और इस साल अब तक जो हमारा अनुमानित है यह है 2203.00 लाख मीट्रिक टन। ये रिकॉर्ड उत्पादन है गन्ने का। गन्ने की पेराई और गन्ने मूल्य का 12 से 14 के बीच में कुल गन्ना मूल्य का भुगतान होता है 44,193 करोड़ रुपए का। सत्रह से 21 के बीच में 17 से 21 के बीच में नोट भी करते जाओ, सुनते भी जाओ, नोट भी कर लो। 45 लाख गन्ना किसानों का 1,23,995 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। 1,23,995 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। महोदय, ये किसानों के प्रति, और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अगर इस बात को भी सुनना चाहती है तो 7 से 12 के बीच में कुल 52,100 यानी 5 वर्ष में 52,131 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। और अकेले पिछले 3-3.5 वर्ष के दौरान जो गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 1,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के पहले इन सभी के बारे में भी अगर हम लोग चर्चा कर लें, देख लें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे तथ्य अपने आप ही बहुत अच्छे ढंग से सामने आ सकते हैं। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान को फोकस करते हुए शासन की नीतियों को उस रूप में आगे बढ़ाया है। पहली बार इस तरीके से देखने को मिला है। एमएसपी 1967 से जारी हुई होगी, लेकिन किसानों को मिलता कहां था। आप घोषणा करते रहिए, आप क्रय केंद्र मत स्थापित करिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लीजिए। आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम चंद्रमा तक यात्रा करा देंगे, मंगल में यात्रा करा देंगे। वास्तविकता क्या है? घोषणा करने से कोई व्यवहारिक चीज नहीं सामने आ जाएगी। व्यवहारिकता क्या है यह हमें देखना पड़ेगा और उस व्यवहारिकता की दृष्टि से ही हम लोगों को इस बारे में देखना होगा। जिन 3 कृषि कानूनों की बात यहां पे चर्चा हो रही, कितना गुमराह करने वाला वक्तव्य था। और नेता प्रतिपक्ष से ही मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने कल यहां पे कहा कि किसानों की खेती पे कब्जा कर लिया जाएगा, यानी जो कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट खेती, जिस बिल के माध्यम से आगे बढ़ाने का है। राम गोविंद जी, आपके क्षेत्र में सहतवार कस्बा है ना, वहां पे एक राम रतन गाजर का हलवा बनाता है। राम रतन है ना, गाजर का, काला गाजर का हलवा बनाता है, बड़ा विख्यात है। महोदय, वह गाजर का हलवा बनाते हैं आज से नहीं, वर्षों से, और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वह फसल का अनुबंध करते हैं, खेती का नहीं। और आज तक किसी किसान की खेती को बंधक नहीं बनाया गया। तो उनके पास भी, लेकिन किसानों से भी खरीदते हैं, किसानों से उनका एग्रीमेंट होता है। मैं क्या करूं, पहले से एग्रीमेंट होता है, हम आपसे खरीदेंगे और उस एग्रीमेंट के तहत लोग गाजर की खेती करते हैं। अभी हम लोगों ने भी वन्य गांवों में, यानी बनटांगिया गांव, जिसको इस सदन में हमारी सरकार आने के बाद जिन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी है, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सभी जनपदों में ये गांव स्थित है। महाराजगंज में इस कॉन्ट्रैक्ट खेती को वन्य गांवों में उनको प्रारंभ करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि भाई आप शलजम उगवाइए, उसमें उगवाने की तैयारी करिए। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहां पर हो रही है, कई गुना मुनाफा किसानों के जीवन, किसानों को देना है। और ये तो आपके ही कस्बे में होता है, आपके यहां होता है। लेकिन आप जो है कल यहां पर ऐसा गुमराह करने वाला वक्तव्य दे रहे थे कि साहब किसानों की खेती को जो है बंधक बना दिया जाएगा। ये किस खेती का कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट खेती का नहीं होना है, फसल का एग्रीमेंट होना है। किसान को दूसरा
आप एमएसपी की बात कर रहे थे। देखिए, मकई का कभी भी प्रदेश के अंदर एमएसपी नहीं घोषित हुआ। मकई का किसान मकई 1100-1200 रुपए में देने के लिए मजबूर होता था। यहां पे बहुत सारे मान्य सदस्य होंगे जो क्षेत्र से आते हैं, जो मकई की खेती के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने खरीदना शुरू किया, बाजार में एक प्रतिस्पर्धा खड़ी करवाई। हमारा जो एमएसपी था वह 1800 रुपये था और मार्केट में उसी किसान को 2200 रुपये मिलना प्रारंभ हुआ, उसी मकई का। ऐसे ही गाजर का बुंदेलखंड में बहुत सारी जगह इस प्रकार की एग्रीमेंट के बैजनाथ ग्रुप के द्वारा कई जगह इस प्रकार की खेती होती है, जो एग्रीमेंट खेती के नई फसल की होती है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहले कहा कि यह तो हम किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, बाध्यता नहीं है, विकल्प है। आपकी मर्जी आप करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं मर्जी मत करिए। सिंचाई की योजनाएं चली, बहुत सारी जगह माननीय सदस्य प्रोएक्टिव होकर के अपने यहां काम कराए। एक सदस्य ऐसे भी थे जिन्होंने कहा साहब हमारे यहां काम नहीं होना चाहिए, और बाद में डंडा झंडा लेकर के बोलते थे कि साहब हमारे यहां बाढ़ के काम क्यों नहीं हुए। जब मंत्री वहां मौके पे जाकर के कहे कि जो है आपके यहां तो आपका विधायक ही नहीं होने देता है काम, तो पब्लिक जब दौड़ाई तब जाके वहां इस साल काम हो पाया। हर व्यक्ति जानता है कि लोग, मैंने वही कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, और निकल ही जाता है फिर कि कहां। देखिए, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कौन है वो स्वयं ही बोल पड़े। अब देखिए, असत्य भी है तो वो जो असत्य बोल रहा था वो स्वयं ही बोल पड़ रहा है। महोदय, दूसरा है मंडी से संबंधित। मंडी की कोई टैक्स किसान की उपज पे नहीं लगेगा। दूसरा, किसान बाध्य, पहले कमांड एरिया होता था हर एक जिले की मंडी का, कि उस मंडी के बाहर आप कहीं भी जाएंगे वहां मंडी के लोग जाते थे और जबरदस्ती वहां पर उसकी किसी भी उसका जो है शुल्क लेते थे, चालान करते थे, तमाम प्रकार की कार्रवाई करते थे। आज वन नेशन वन मंडी के तहत उत्तर प्रदेश का किसान या लखनऊ का किसान देश के अंदर कहीं भी जाकर के जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां पे अपनी उपज को जाके बेच सकता है। खुली प्रतिस्पर्धा खड़ी करने के लिए किसानों के हित में लाया गया एक कानून है। मंडी शुल्क हमें कम करना पड़ा, जो 2% था उसे हमें 1% किए। मंडी एक भी समाप्त नहीं हुई। जून 2020 से कानून लागू, एक भी मंडी आज तक बंद नहीं हुई। हमारी मंडियां चल रही हैं, हम अपनी सुविधाएं उसी प्रकार से दे रहे हैं। किसान को इतनी स्वतंत्रता मिल गई कि एक वो अपनी उपज को अपने खेत में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, खलिहान में बेचना चाहेगा तो बेच सकता है, नजदीक के मार्केट में बेचना चाहता है वहां बेच सकता है। उसको लगता है कि नहीं, उसकी उपज को दिल्ली में ज्यादा दाम मिलेगा या मुंबई में ज्यादा दाम मिलेगा या कोलकाता में ज्यादा दाम मिलेगा या सूरत में ज्यादा दाम मिलेगा, वो वहां जाकर के अपनी उपज को वहां बेच लेने के लिए स्वतंत्र होगा जहां उसको अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब खड़ी होगी तो दाम मिलेगा। और यही बात कही थी आपने एमएसपी और एमआरपी की। नहीं, और आर्सेनिक की कभी उन्होंने चिंता ही नहीं की। नहीं, मैं तो आप देखे जब आप बोलते हैं मैं यहां बैठता हूं, मैं पूरा सुनता हूं आपकी बात को। देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप गांव का साफा लगा करके आएंगे तो तब आप जमेंगे यहां पे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। और आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारा पानी की समस्या जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन का हमारा क्षेत्र है, अलीगढ़, आसपास एटा, कासगंज, हाथरस आदि के क्षेत्र का जो क्षेत्र खारा पानी है या जहां कम पानी है, एक साथ हम योजना बना रहे हैं।
और सरकार ने इस बारे में तय किया है। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के अंदर देश को पहली बार हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक नया विजन दिया।